हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अब 1 जनवरी 2026 को लेकर बहुत सारी खबरें पहले से चल रही थी। आज 1 जनवरी 2026 आ गई है, तो क्या जो 8th पे कमीशन है, इस 8th पे कमीशन के तहत सैलरी आज से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये पे कमीशन होते क्या है और ये किस तरीके से सैलरी को बढ़ाते हैं। इन सब को आज जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2026 आप लोगों का बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। खबर क्या है, जरा एक बार इसको देख लीजिए। 8th पे कमीशन, हाउ सैलरी increased under 6th 7th CPC and what employees can expect in 8th। जो 6वें और 7वें पे कमीशन में सैलरी कैसे बढ़ी थी, 8वें में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये 8th पे कमीशन, ये बहुत ज़्यादा एक होप है जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम सैलरी है वो मिनिमम सैलरी अराउंड 55,000 हो जाएगी और जो मैक्सिमम सैलरी है वो अनुमान बता रहे हैं कि ये 5 लाख के अराउंड पहुंच जाएगी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं इनकी सैलरी। तो इन ब्रीफ अगर मैं इसकी समरी की आपसे बात करूं, तो जो हमारे ग्रेड 4 के एम्प्लॉय हैं, इन ग्रेड 4 के एम्प्लॉय की सैलरी में तो बहुत अंतर हमको नज़र नहीं आता है। हालांकि जिसकी सैलरी 20,000 रुपये के आसपास थी, वो अगर 55,000 पे पहुंच रही है तो उसके जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि जो सैलरी जिस तरीके से बढ़ेगी, उसी रेशियो में हमको इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब हर एक पहलू में इन्फ्लेशन, इस पर मैं आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस खबर को। तो सबसे पहले आप बात ध्यान रखिए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा और यहाँ इंस्टाग्राम पे आके आप मुझको मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों के बारे में। ठीक है, अब हमारा ये सेल चल रही है, आप सेल के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। 50% ऑफ एंड जो डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। जरा एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पे कमीशन होता क्या है। पे कमीशन, बच्चे देखो, जब भी आपसे कोई पे कमीशन के बारे में बात करेगा तो आपने एक बात देखा होगा कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में होते हैं या दूसरे किसी सेक्टर में होते हैं और आपको अगर आपकी सैलरी इंक्रीज़ करानी है, तो सैलरी इंक्रीज़ कराने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आपका हर साल एक निश्चित रेशियो में सैलरी इंक्रीज़ होती है और दूसरा तरीका होता है कि आप कंपनी स्विच करके कहीं और जब जाते हैं तो आपको प्रमोशन और वेतन या सैलरी हाइक मिल जाता है। ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता है कि हर साल ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी बढ़ती है उसका जो तरीका है वो है पे कमीशन, और सरकार हर 10 साल में एक सेंट्रल पे कमीशन बनाती है और सेंट्रल जो पे कमीशन है ये बहुत सारी स्टडी करता है और स्टडी के बाद एक रिपोर्ट देता है और इस रिपोर्ट के आधार पर जो सैलरीज हैं, इन सैलरीज को बढ़ाया जाता है। अब ये जो पे कमीशन है ये किस चीज़ की रिपोर्ट करता है, मतलब किस की स्टडी करता है, क्या देखता है? इसके कुछ पैरामीटर होते होंगे। यस सर, इसके कुछ पैरामीटर होते हैं। देखो, 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे इन्फ्लेशन जो है, ये इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाता है। फिर जो स्टडीज़ हैं बच्चों की, ये भी काफ़ी महंगी हो जाती हैं। हेल्थ का जो बर्डन है ये भी काफ़ी महंगा हो जाता है। तो पे कमीशन के द्वारा देखा जाता है कि क्या हमारे एम्प्लॉय उस स्थिति में है जिस स्थिति में ये सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल का जो इशू है, इसको मैनेज करने के लिए इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है। वाई पे कमीशन इज रिक्वायर्ड, इसको भी समझो, मतलब इसकी हमको आवश्यकता क्यों है, वाई। देखो बच्चे, जिस तरीके से हर एक चीज़ की कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है, उसके कारण जो लिविंग क्वालिटी पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है और उसे पूरे तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है
इसीलिए सरकार का एक मतलब एक एक ड्यूटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम इस सैलरी को इंक्रीज करे, जिससे सर्वाइवल क्राइसिस देखने को ना मिले। इसीलिए पे कमीशन को गठन किया जाता है। और इस बार जो पे कमीशन गठित किया गया है ये 8th पे कमीशन है। 8th पे कमीशन। आप मुझे बताइएगा कि इस 8th पे कमीशन के जो चेयरमैन है, ये चेयरमैन कौन है? क्योंकि बहुत समय से आप लोग पढ़ रहे हैं तो चेयरमैन का नाम तो आप लोग मुझे बता ही सकते हैं। 8th पे कमीशन का यहाँ पर गठन किया गया है। अब जो बात आती है काम की वो ये है, देखो ये जो कमीशन है, इस कमीशन की जो प्रभावी होगा, मतलब इसके जो सजेशन है वो प्रभावी होंगे 1 जनवरी 2026 से। मतलब 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। पर आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट आएगी वह रिपोर्ट हमको देखने को मिलेगी कब? 2027 में, 2027 में। और 2027 में जब ये रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये जो प्रभाव हुआ है इस प्रभावी का एरियर हमको देखने को मिलेगा। मतलब क्या सैलरी 1 जनवरी से ही आपको अभी से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी क्या? नहीं, अभी से ज़्यादा मिलना शुरू नहीं होगी, क्योंकि 2016 में जब आपका 7th पे कमीशन आया था उसकी जो सैलरी बढ़ी हुई सैलरी है 2018 से मिलना शुरू हुई थी। हाँ, लेकिन इस बार सरकार ने एक चीज़ बोल दी है कि आपकी जो बढ़ी हुई वेतन है, बढ़ी हुई वेतन 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। मतलब लगभग 18 महीने के आसपास का एरियर मिलने वाला है। अब एरियर बेटा क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो कि जो भी आपकी सैलरी इंक्रीज होगी वो 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ी हुई मानी जाएगी, लेकिन वो अभी से आपको नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जून 2027 के बाद। अभी जो बढ़ी हुई सैलरी है, ऐसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की 7,000 रुपये सैलरी बढ़ी है 1 महीने में, तो अब जो 18 महीने हैं ये 18 महीने की सैलरी आपको एक साथ दे सकती है सरकार, एक साथ दे सकती है, या जो इंस्टॉलमेंट है इन इंस्टॉलमेंट में सरकार आपको दे सकती है। तो बढ़ तो 1 जनवरी 2026 से ही जाएगी, लेकिन ये जो इंक्रीज होगी ये कब से होगी बच्चे? ये आपको देखने को मिलेगी 2027 के बाद। मतलब एक्चुअल में बढ़ी हुई सैलरी आपकी जून 2027 के बाद आएगी, और जनवरी 2026 से लेकर जून 2027 तक का जो समय है लगभग 18 महीने का, इसका जो एरियर है वो आपको मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा ये सरकार तय करेगी कि एक साथ मिलेगा या टुकड़ों में मिलेगा या कुछ कुछ ऐड करके सैलरी में आपको मिलेगा। तो हमारी सैलरी अभी से नहीं बढ़ रही है, पर जिनकी भी बढ़ेगी, बढ़ी हुई सैलरी आपके पास बेटा कब से आएगी? जून 2027 से आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पे कमीशन क्या होता है, इसके पैरामीटर क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्या होती है, और अभी जो पे कमीशन चल रहा है कौन सा चल रहा है? 8th। पहला कब बना? 1947 में। इससे पहले 7th आया था 2016 से लेके 2026 तक उसकी सिफारिशें काम आई। अब 2026 से 8th पे कमीशन काम करेगा जो 2036 तक रहेगा, और उसके बाद 9th पे कमीशन हमको देखने को मिलेगा। भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 309। यहाँ जो पे कमीशन है, इस पे कमीशन के गठन की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर में एक वेतन आयोग का गठन करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और सरकार ने गठन यहाँ पे कर दिया है। अब एक सवाल हमारे मन में आता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। देखो बेटा, जब भी मैं किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, इस सैलरी के बारे में बात करता हूँ, सैलरी या आप इसको वेतन कहते हैं, तो ये वेतन में क्या क्या रहता है? देखो, वेतन में 2-3 चीजें रहती हैं। जैसे एक आपने शब्द सुना होगा बेसिक पे, है ना, बेस पे, जिसको हम आजकल मैट्रिक्स पे के नाम से भी जान रहे हैं या ग्रेड पे के नाम से भी जान रहे हैं। ये होता है बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब क्या होता है? आपकी मूल वेतन। और मूल वेतन जो सिर्फ वेतन आपको मिल रही है, बेटा समझना। सैलरी में क्या सिर्फ मूल वेतन रहता है क्या? नहीं, मूल वेतन नहीं रहता। सैलरी में बेटा आपके पास फिर HRA भी रहता है, सैलरी में आपके पास DA भी रहता है, सैलरी में आपके पास स्पेशल अलाउंसेस भी रहते हैं। तो मूल वेतन के बाद जो फाइनल वेतन आपके पास बन के आती है, वो फाइनल वेतन या फाइनल सैलरी अलग होती है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 55,000 के आसपास बेटा, ये 55,000 के आसपास फाइनल सैलरी होगी, और फाइनल सैलरी में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। और इस स्तर पर देखा जाए तो अगर वास्तविक वृद्धि आप लोग देखेंगे सैलरी में, तो रियल जो इंक्रीजमेंट है ना, ये रियल इंक्रीजमेंट तो हमको बहुत लेस दिखाई देगा। मतलब ये हाथी के दांत हैं, दिखावे के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक्सपेंसिव भी तो होती जा रही है ना। रेंट आपके पास बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन सब में इंक्रीजमेंट होगा या नहीं होगा ये पे कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है।
अच्छा, ये सैलरी बढ़ती कैसे है? बढ़ने के लिए एक फैक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, फिटमेंट फैक्टर, है ना? क्या करते हैं? फिटमेंट फैक्टर। अब जो फिटमेंट फैक्टर है, ये होता है जो भी आपका बेसिक पे है, मतलब जो आपका मूल वेतन है, इसका 2.15। अब 2.15 आपका मूल वेतन का है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का मूल वेतन अभी 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये, तो बेटा इसका 2.15% होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2.5 गुना सीधी इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको दिखाई देती ही नहीं है, जो आपको दिखाई देती ही नहीं है कि वास्तविकता में ये कर क्या रही है। जो मूल वेतन है, उस मूल वेतन का 2.15% आपको सैलरी इंक्रीज होगी, ना कि टोटल जो सैलरी है उस टोटल सैलरी का 2.15% इंक्रीज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जो बेस पे होता है उस बेस पे का। अब एचआरए बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एसआर ऐसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये पे कमीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें भी बड़ी दिक्कत है क्या है बच्चे? देखो, जैसे जैसे आपके लेवल है, लेवल, इस लेवल के आधार पर इंक्रीजमेंट बढ़ता जाता है। जो सिटीज होती हैं उन सिटीज के आधार पर एचआरए, डीए और ऐसे ये बढ़ते रहते हैं। तो जितने छोटे शहर है वहां पर सैलरीज आपको कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि एचआरए, डीए और स्पेशल अलाउंसेस कम है। जितने बड़े शहर हैं वहां पर आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेंगी। हिली एरियाज़ में जब ये जो जो लोगों की पोस्टिंग होती है एम्प्लॉयज़ की, उनकी सैलरीज आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके स्पेशल अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। प्लेन एरिया में सैलरीज आपको कम देखने को मिलेंगी। जो एम्प्लॉय फॉरेन या किसी बाहर मिशन पे गया हुआ है, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पेशल अलाउंसेस उसके बढ़ रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी अलाउंसेस। बाकी जो बेसिक चेंजेस आ रहे हैं वो तो बेसिक पे में आ रहे हैं, और बेसिक पे बहुत नहीं बदल रहा है लोअर कैटेगरी की या ग्रेड 4 की जो जॉब है या ग्रेड 3 की जॉब है इनमें। अब इस जो वेतन हाइक है, इस वेतन हाइक का अगर एक्चुअल बेनिफिट किसी को मिल रहा है ना बच्चे, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं एम्प्लॉय की यहाँ पे बात करूँ, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में आप लोग ऐसे देखते हैं कि L1 से लेके हम लोग L18 के आसपास की बात करते हैं। मतलब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो ग्रेड 4 के एम्प्लॉय हैं इनके बारे में, और यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो हमारे सेक्रेटरीट लेवल के अधिकारियों की। अब बच्चे आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि जो हमारा L1 का ऑफिसर है, जो ग्रेड 4 के कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी ऐसा अनुमान है कि 55,000 रुपये के आसपास होगी। अभी 20-22 हज़ार रुपये के आसपास थी, 55 हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो सैलरी है अभी जो 2,50,000 रुपये के आसपास है, ये बढ़कर सीधी आपके पास 5 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। तो एक्चुअल तो जो ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसीलिए बेटा इसको हाथी की दांत कहते हैं, क्योंकि दिखाया किसको जा रहा है? हम जैसे लोगों के लिए। और इसका फायदा किसको मिलने वाला है? एक्चुअल में ऑफिसर लेवल के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए। इसीलिए पे कमीशन को लेकर बहुत उम्मीदें हमको नहीं बांधनी है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सोशल मीडिया पे आपको दिखाई जा रही है, जो बहुत सारे एम्प्लॉय डाल रहे हैं, अरे बस 8 पे कमीशन का इंतजार है, उसके बाद तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अरे ऐसा कुछ पैसा ही पैसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है, सैलरी बढ़नी चाहिए, उसमें इंक्रीजमेंट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको एक आपके हाथ में बिल्कुल वो कुबेर का खजाना मिल जाएगा। जीवन यापन ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा। जो इन्फ्लेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इनमें जो समस्याएं आती हैं वो नहीं होंगी, और एक बेहतर लाइफ आप यहाँ पर जी पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी हमको 8th पे कमीशन को लेकर देखने को मिलती है। आई होप कि मैं इसको समझाने की कोशिश, मतलब इसको बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ कि शहरों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो जॉब की ग्रेड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिटमेंट फैक्टर को कैसे डिसाइड किया जाता है? फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? ये वह फैक्टर है जो आपकी सैलरी को बढ़ाता है, मतलब कितने गुना आप इस सैलरी को बढ़ा रहे हैं। 1.5 से लेकर 2.5 के आसपास इसको ठीक माना जाता है। इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर वेतन की विसंगतियाँ बहुत हमको देखने को मिलेंगी। सर, इसके फायदे क्या होते हैं? इसके देखो कई सारे फायदे हैं। जैसे अगर मैं इसके पॉजिटिव्स के बारे में आपसे बात करूं, मैंने बाकी सारी बातें आपको बता दी हैं, तो इसके फायदे क्या है? देखो, ये हम लोग देखते हैं कि 7th जो पे कमीशन था इसने 2.57 रखा था, और 8th पे कमीशन ये 2.15% यहाँ पे रख रहा है। अब जो लेवल आप देख लीजिए, लेवल 1 ये ग्रुप डी है ना, प्रीवियस स्तर, और लेवल 18 ये ग्रुप ए वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो एक्चुअल में बल्ले बल्ले इनकी होने वाली है। यहाँ बहुत बल्ले बल्ले नहीं होगी, यहाँ बहुत बल्ले बल्ले नहीं होगी, बल्ले बल्ले यहाँ से होना शुरू होगी, जो L13 से लेकर L18 तक के जो अधिकारी हैं इनकी। ठीक है, अब देखो, लेवल 1 जो सैलरी है ये 18,000 बेसिक पे है। नया बेसिक बेटा आपके पास 38,700 के आसपास होगा। मतलब अगर देखा जाए तो 20,000 सैलरी बढ़ रही है, 20,000 सैलरी बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि
आपने बिल्कुल कुबेर का खजाना यहाँ पे मिल गया। यहाँ देखो मजे। अब लेवल 18 पे जो बेसिक सैलरी है 2,50,000 रुपये है और ये बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी। तो यहाँ एक्चुअल में बल्ले बल्ले हो रही है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुबेर का खजाना हाथ नहीं लगा है। जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक पैसा है उतना ही पैसा आपको फिर भी मिलेगा। ज़्यादा हमको हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है। एरियर आपको कैसे मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, पहला वेतन आयोग 1946 में श्री निवास बरदाचार्य इसके अध्यक्ष थे और 1947 से लेकर 1957 तक इन्होंने काम किया। इन्होंने न्यूनतम वेतन की अवधारणा दी, प्रशासनिक ढांचे की नींव यहाँ पे रखी कि मिनिमम वेजेस आने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा वेतन आयोग, सेकंड हमारा जो पे कमीशन है, ये 1957 में आया और जगन्नाथ दास इसके अध्यक्ष बने। 1959 से लेकर 1968 तक ये रहा और वेतन संरचना में सुधार, भत्तों की शुरुआत, जो हमारे जो डीएज हैं वो यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। तीसरा वेतन आयोग 1970 में बना और राघवेंद्र राव इसके प्रमुख थे। 1973 से लेकर 1983 महंगाई भत्ता डीए को व्यवस्थित किया गया, मतलब एक इन्फ्लेशन के रेट में आपको डीए मिलना चाहिए। ये तीसरा जो वेतन आयोग था इसमें तय हुआ। चौथा जो वेतन आयोग 1983 में बना और पीएन सिंघल इसके प्रमुख थे। 1986 से लेकर 1996 में उन्होंने काम किया। वेतन वृद्धि, पदोन्नति व सेवा शर्तों में सुधार यहाँ पर लेकर आए, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि सातवां वेतन आयोग 2014 में आया। जस्टिस अशोक कुमार माथुर इसके प्रमुख थे। 2016 से लेकर 26 तक ये चला। पे मैट्रिक्स, न्यूनतम वेतन आदि इन्होंने तय कर दी। ये कुछ वेतन आयोग हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसके पॉजिटिव्स के बारे में आपसे कोई बात करता है कि सर इसके पॉजिटिव्स हमको क्या देखने को मिलेंगे, वेतन आयोग के बनने के फायदे बच्चे क्या हैं। देखो, अगर मैं फ़ायदे के बारे में आपसे बात करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ने से जो कंजप्शन पावर है वो बढ़ जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक हो जाएंगे, एजुकेशन हेल्थ को बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा पाएंगे। हालांकि उतनी भी नहीं बढ़ रही है जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो इसीलिए और उम्मीद की जाएगी कि सरकार सुधार लेके आएगी, रिफॉर्म लेके आएगी और अगर बेहतर सैलरी मिलेंगी तो इसके ढेर सारे फायदे हमको देखने को मिल सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में। मुझे पूरी उम्मीद है पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से। आप अपनी राय इसके बारे में हमको जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपके लिए फिर वही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर आकर, आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से कीजिए और एक बार और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बढ़िया पढ़ाई करिए। गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।